हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 4 का। रिवीजन से पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में से क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आने के चांसेस हैं, क्या अमेंडमेंट है वो भी देखेंगे। तो इस चैप्टर का पास्ट पेपर ट्रेंड एनालिसिस क्या बोलता है? ये बोलता है कि अभी तक टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है वो आ चुका है, शेयर्स एट प्रीमियम आ चुका है, स्वेट इक्विटी शेयर्स आ चुका है, राइट इशू, बोनस इशू और डिबेंचर वर्सेस शेयर्स आ चुका है। कुछ डिस्क्रिप्टिव में आए हैं, कुछ एमसीक्यू में आए हैं। कितनी बार आ चुके हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और क्या क्या रिमार्क्स हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हैं। इस बार स्वेट इक्विटी शेयर्स आने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट है और इसीलिए ये आने के चांसेस हैं। आईसीए ने ऑलरेडी इसके बारे में अपनी वन ऑफ द एमसीक्यू पूछा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट स्वेट इक्विटी शेयर, राइट इशू, बोनस इशू, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अब हम रिवीजन में क्या करेंगे, हम यही सारे टॉपिक्स करेंगे प्लस जो ऑलरेडी आ चुके हैं। अमेंडमेंट क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे ये चैप्टर। सबसे पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल दो तरीके के होते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। इक्विटी वोटिंग राइट के साथ होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये जो है डिफरेंशियल राइट्स के साथ होते हैं, मतलब इनको डिविडेंड के लिए, वोटिंग के लिए और अदरवाइज के लिए अलग राइट्स मिलते हैं। कैरीज प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है, नाम ही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, उसका मतलब होता है पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो कैरी करती है प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डिविडेंड। इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। रीपेमेंट जो है वाइंडिंग अप में इनको पहले होगा इक्विटी शेयर से। कैपिटल शेल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल notwithstanding that it is entitled to either or both the rights with respect to payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट टू बी नोटेड है, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्विटी पूल पोस्ट में भी, इक्वली पूल पोस्ट में भी, but to find out their rights of participation we must look the terms of AOA and terms of the issue। उसके बाद right to participate in the surplus not is not specified in the terms of the issue। preference shares are presumed to not participating। ठीक है, अगर टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद इनको प्रिज्यूम किया जाता है क्यूमुलेटिव। कंपनी, कहना कंपनी हैव ओनली प्रेफरेंस एंड नो इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं, कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को रख सकती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको नोट्स में इस तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे सो दैट आप इजीली इसको वन डे बिफोर एग्जाम रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएशन एंड यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं जब शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट में से डिविडेंड नहीं दिया जाता है, प्रीमियम अकाउंट में से डिविडेंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, creation and uses of security premium। When a company issues share at a premium, a sum equal to premium received on those shares shall be transferred to a securities premium account। जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो पैसा आता है उसको अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। एंड कैन नॉट बी रिड्यूसिंग बाय पेइंग डिविडेंड, मतलब यहाँ से आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, प्रोविजंस relating to reduction of share capital shall apply as if the security premium account were the paid up share capital of the company। 5 यूजेस अलाउड हैं इसके लिए। पहला तो आप बोनस शेयर यहाँ से दे सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप पे कर सकते हैं, एक्सपेंसेस और डिस्काउंट जो हम देते हैं इशू के टाइम पे उसके लिए यूज किया जा सकता है, ये रिडम्पशन के लिए यूज किया जाता है, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बायबैक के लिए भी यूज किया जाता है। नॉट विथ स्टैंडिंग अबव 1 और 2,
1 और 2 में जो स्टेटेड था उसके अलावा in case of such class of a company as may be prescribed plus whose financial statement comply with prescribed accounting standards, the security premium account shall be utilized for बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है उसके लिए बोला गया है। प्रिलिमिनरी के लिए यूज नहीं होगा। दूसरा, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3 यूजेस जो है वो सेम रहेंगे। उसके बाद इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, और इस बार के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट है तो ये आ सकता है बिल्कुल। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? अच्छा, इस चैप्टर में से 4 से 6 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में आया तो आप 6 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव या तो डायरेक्ट या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को मान के चलो आएगा ही आएगा। वो इक्विटी शेयर्स जो डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को दिया जाता है डिस्काउंट पर या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, अदर देन कैश कैसे? या तो वो आपको कुछ नो हाउ बता रहे हैं कि कोई चीज कैसे होती है जो सिर्फ उनको पता है, या तो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से आप उनको जो है एक वैल्यू एडिशन, वो कुछ वैल्यू एडिशन दे रहे हैं आपकी कंपनी में, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से, या फिर नो हाउ की वजह से आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, आप उनको शेयर्स दे रहे हो, या तो डिस्काउंट पे दे रहे हो या फिर इन सारी चीजों के बदले दे रहे हो। मतलब आप उनसे कैश नहीं ले रहे हो डिस्काउंट पे, या फिर कैश नहीं ले रहे हो, कैश की जगह कुछ और ले रहे हो और आप उनको उसके बदले शेयर्स दे रहे हो, तो उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब प्रोविजन क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53, a company may issue its sweat equity shares of a class of shares already issued if the following condition fulfilled। कौन कौन सी कंडीशन? ये ऑथोराइज किया हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, या फिर रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ शेयर्स, उसका करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन क्या होगा, किसको इशू किया जाएगा। इफ इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड तो सेबी की रेगुलेशंस और रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। राइट्स, लिमिटेशंस एंड प्रोविजन ऑफ इक्विटी शेयर शेल बी एप्लीकेबल टू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू। जो भी इक्विटी शेयर्स के लिए राइट्स और हमारे पास लिमिटेशन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए भी वही होगा। स्वेट इक्विटी शेयर सेम ही तो है, बस उसको हमने जो है फ्री में दिया है कुछ और चीज के बदले हमारे डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉइज को। अब यहाँ पर रूल 8 क्या बोलता है? जो एम्प्लॉय है, जिस एम्प्लॉय को हम दे रहे हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, या तो इंडिया में वर्क करे या आउटसाइड इंडिया, फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय और डायरेक्टर जो है सब्सिडरी या फिर होल्डिंग ऑफ द कंसर्न कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सब्सिडरी और होल्डिंग का डायरेक्टर एम्प्लॉय भी चलेगा। वैल्यू एडिशन किस तरीके से वो कर रहे हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल नॉलेज अपना यूज कर रहे हैं आपकी कंपनी में, आपको कोई नो हाउ या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे रहे हैं। बाय सच पर्सन टू whom sweat equity shares is being for which issued, for which consideration not paid or included in normal remuneration payable under employment contract। नॉर्मल रेम्यूनरेशन पेबल में ही उसको इंक्लूड कर दिया गया था। वैलिडिटी क्या होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन की लिमिट की जो स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए पास किया जाता है 12 महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग। मतलब जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा 12 महीने के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर आपको देने हैं। मैक्सिमम 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर 5 करोड़ विच एवर इज हायर। अब आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग इसकी जगह जो है अमेंडमेंट आ चुका है और वही अमेंडमेंट आपको एग्जाम में आएगा। उसके बाद देन वी हैव टोटल इशुएंस इंक्लूडिंग प्रीवियस इश्यूज एंड नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब आपने समझो आपने पहले भी स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है उनको दे रखे थे, ठीक है, अब आपने उनको फिर से देने, तो वो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका अमेंडमेंट क्या है अभी देख लो। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है, और लिमिट में जैसा हमने देखा 5% या 5 करोड़ विच एवर इज हायर आप दे सकते हो। लेकिन नाउ द अमेंडमेंट इज ओनली फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए क्या अमेंडमेंट है? 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक के आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हो, और ये जो लिमिट है इनकॉर्पोरेशन के 10 साल तक की एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर कोई स्टार्टअप है तो आप 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, 15% होना चाहिए सिर्फ, या फिर 5 करोड़। लेकिन
फॉर स्टार्टअप्स ओनली, मैं बोल रही हूँ स्टार्टअप्स के लिए आप 50% तक का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। अच्छा, स्टार्टअप के लिए अमेंडमेंट क्यों हुआ? देखो, अगर हम कुछ भी नया स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं है। जैसे जेप्टो, जेप्टो क्या करता है अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को, जब तक वो लिस्टेड नहीं है तब तक वो क्या कर रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को दे रहा है। मतलब कि वो उसको ज्यादा रेम्यूनरेशन पे करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं वो क्यों आएंगे उनके साथ काम करने में अगर वो उनको कम पैसे देंगे? तो कम पैसे क्यों दे रहे? क्योंकि अभी तक भाई साहब ज्यादा कुछ कमाया नहीं है किसी स्टार्टअप ने, अभी तो स्टार्ट ही करा है। तो उनको उनको किस तरीके से उनको बहलाना पड़ता है कि भाई हम जो है तुमको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, आप आ जाओ। अब एक प्रोफेशनल को, एक एक्सपर्ट को उसमें क्या दिखता है, थम्स अप दिखता है कि यार इस कंपनी में पोटेंशियल है, इतनी मेहनत करेंगे, जो शेयर मिलेंगे वो करोड़ों के हो जाएंगे, तो हमको फायदा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर इनको एग्जाम्पशन दे दिया, बोला यार तुम 50% तक का कर सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर, वो भी 10 साल तक जो है इनकॉर्पोरेशन से एप्लीकेबल हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि भाई अभी उनके पास पैसे नहीं है तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स ही दे सकते हैं। इसलिए अमेंडमेंट है, लॉजिक भी है यहाँ पर। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर लॉक इन फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर वैल्यूड एट फेयर प्राइस डिटरमाइंड बाय रजिस्टर वैल्यूअर विद जस्टिफिकेशन, एंड इन केस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नो हाउ वैल्यू एडिशन, रजिस्टर वैल्यू जो है प्रॉपर रिपोर्ट देगा बोर्ड को। ठीक है। अब ट्रीटमेंट फॉर नॉन कंसिडरेशन इन बुक्स, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इफ अ डेप्रिसिएबल और एमोर्टाइजेबल असेट है तो कैरी करेंगे बैलेंस शीट पे एज पर एएस। ठीक है। वेयर क्लॉज ए नॉट एप्लीकेबल तो एक्सपेंसेस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। कंपनी टू डिस्क्लोज स्पेसिफिक डिटेल्स बोर्ड रिपोर्ट, अरे भाई बोर्ड को तो पता होना चाहिए ना कितने का वो इंसान हमको कितने वैल्यू तक का नॉलेज दे रहा है, हम उसको कितने वैल्यू तक के स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। कंपनी टू मेंटेन रजिस्टर in form SH3 at register office or such other place decided by board। भाई आपको सब लिखना ही पड़ेगा, आपके पास लिखित में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, कंपनी शेल नॉट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर जो इररिडीमेबल हो, मतलब ओनली रिडीमेबल ही आपको प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं। ठीक है। मैक्सिमम आप 20 साल तक जो है दे सकते हो। अ कंपनी में इट्स ऑथोराइज बाय इट्स एओए प्रेफरेंस शेयर विच आर लायबल टू बी रिडीम विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years। 20 साल के अंदर अंदर आपको रिडीम करना ही पड़ेगा, maximum 20 years, provided that a company may issue preference shares for period exceeding 20 years। वो कौन कर सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है, जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे यूनिटेक, ठीक है, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है, तो हो सकता है भाई किसी प्रोजेक्ट को बनाने में लग ही 30 साल रहे हैं, इसीलिए इनको एग्जाम्पशन दे दिया कि भाई आप 30 साल से ज्यादा तो आप नहीं जा सकते, आपको 30 साल तक हमने बोल दिया है। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको 21वें साल से उनको पे करते जाना है। ठीक है। मतलब फुल पेमेंट आप 30 साल तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अब रिडम्पशन की शर्तें क्या होती है? रिडम्पशन जो है सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स जो है मे बी रिडीम्ड, या तो फिक्स प्राइस पे फिक्स्ड टाइम पे कर दो उसको रिडीम, या एनी टाइम जब भी कंपनी का मन कर रहा है, या तो पहले ही बोल दिया कि भाई हम जो है 20 साल बाद इस तारीख को रिडीम कर देंगे, या फिर कंपनी बोल रही है मेरा आज मन है मैं आज कर दूंगी, मतलब कंपनी कभी भी रिडीम कर सकती है। या फिर एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑप्शन दे दिया भाई तू जब बोलेगा कि मेरे को मेरे पैसे वापस कर, रिडीम कर दे, मैं उस टाइम पे इसको रिडीम कर दूंगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रेफरेंस शेयर्स शुड बी रिडीम्ड, प्रॉफिट्स शुड बी रिडीम्ड, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, आप यहां से दे दो। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन करना है, समझो पैसे नहीं है तो एक नया इशू लेके आएगी, वहां से जो पैसा आएगा वो ऑलरेडी जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको देके रिडीम कर देगी। नो सच शेयर शेल बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड, भाई फुल्ली पेड ही नहीं है तो रिडीम कैसे करोगे, फुल्ली पेड होना जरूरी है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, where such shares are proposed to be redeemed out of profits of the company, there shall be transferred from profit a sum equal to nominal amount of the share to the redeem to a reserve। देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, मैंने आपको बोला आप प्रॉफिट में से इसको रिडीम
कर सकते हो। आपने प्रॉफिट में से पैसा निकाला, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दे दिया, अब आपको सेम इक्वल अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है। प्रोविजन रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शेल अप्लाई एज इफ CRR were paid up share capital of the company. CRR may be applied for paying up misused unissued shares to be issued at a fully paid bonus shares. अगर आपको बोनस शेयर्स के लिए यूज करना है तो आप इस CRR को यूज कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखो जो प्रीमियम है वो भी प्रॉफिट में से ही आपको देंगे, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो हमने जब इशू के टाइम पे जो प्रीमियम ली थी वहीं से वापस उनको प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसके बाद हाउएवर इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 सच प्रीमियम शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से ही प्रीमियम दे सकते हैं, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रोविजो का पर्पस ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से कंपनी की परमानेंट इक्विटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी परमानेंट इक्विटी को देखते हुए कंपनी में इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा के रखा, इसलिए लॉजिकल है। क्यों बताया है। अदर रिलेवेंट पॉइंट्स क्या हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है शेल कंटेन पर्टिकुलर्स, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिटेल होनी चाहिए। अब इफ कंपनी इंटेंड्स टू लिस्ट सच प्रेफरेंस शेयर्स, issue preference shares as per SEBI regulation. Where a company is not in the position to redeem or pay dividend, अगर कंपनी रिडीम भी नहीं कर सकती है और पे भी नहीं कर सकती है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, प्लस अप्रूवल लेनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल से। अगर फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो अमाउंट ऑफ अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिविडेंड ऑन सच इशू जो है इतना रिडीम कर सकते हैं। अब जो नहीं मान रहा है कि नहीं 3/4 ने तो कंसेंट दे दी और बाकी प्रेफरेंस शेयर्स जो नहीं मान रहे तो उनको पैसे देकर बाहर कर दो। ठीक है। उसके बाद अच्छा ये चीज याद रखना, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करो इसका मतलब आपकी शेयर कैपिटल का रिडक्शन नहीं होता है, ये चीजें ध्यान रखने वाली है। उसके बाद वी हैव दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स, अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ, भाई कंपनी खुश हो गई, कंपनी ने बोला मैं तो बोनस शेयर दूंगा मेरे मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। तो अब बोनस कहाँ से दे सकते हैं, या तो फ्री रिजर्व से दे दो, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दे दो, या फिर CRR से दे दो। ठीक है। CRR हमने कब बोला था, ऊपर भी मैंने बताया कि भाई अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे, प्रेफरेंस शेयर्स को आप प्रॉफिट से पे कर रहे हो तो उतना सेम अमाउंट CRR में जाता है, तो वो अमाउंट यहाँ पर बोनस के लिए यूज किया जा सकता है। Provided that no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserves created by revaluation of asset। अरे सीधी बात है ना, रिवेल्यूएशन ऑफ असेट। आज कंपनी क्या करती है, रिवेल्यूएशन करती है एज पर इंडिया, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या होता है, अब कंपनी के पास जो है कोई बिल्डिंग है, कंपनी ने 20 करोड़ की खरीदी थी और कंपनी ने अब इसको बेचा नहीं है और मार्केट में पता चला कि अरे आज इस जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की कीमत है 30 करोड़, तो मुझे तो 10 करोड़ का फायदा हो गया, चलो 10 करोड़ से मैं जो है बोनस शेयर दे देता हूँ। अब ये 10 करोड़ फिक्टिशियस अमाउंट है, अभी तक आपने बेचा नहीं है, बिल्डिंग बेचोगे प्रॉफिट होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट आप बोनस शेयर दोगे, वो तो अलाउड है, प्रॉफिट और रिजर्व में तो आप दे ही सकते हो, लेकिन रिवेल्यूएशन रिजर्व से नहीं दे सकते हो। क्यों, क्योंकि वो आपका फिक्टिशियस प्रॉफिट है। अब कौन कौन सी बातें आपको माननी पड़ेगी, देखो, नो कंपनी शेल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर अनलेस आपको एओए ने ना बोला हो, बोर्ड ने रेकमेंड ना करा हो, जनरल मीटिंग में ऑथोराइज ना हुआ हो, नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट एंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट डेट सिक्योरिटीज। भाई आप आपका कर्जा पे नहीं कर पा रहे हो और आप उसमें डिफॉल्ट कर रहे हो, आपने किसी से उधार ले रखा है, बैंक से उधार ले रखा है, आप उनको पे नहीं कर पा रहे हो और आपके मेंबर्स को बोनस दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, तो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज
आपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे हो, मेंबर्स को बोनस दे रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज में टैक्स भी आ गया, आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो और आप बोनस दे रहे हो, कैसे चलेगा? आपका ड्यू कुछ नहीं होना चाहिए, आपने डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए इन चीजों में। उसके बाद द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। अगर कोई पार्टली पेड अप है तो उसको फुल्ली पेड अप कर लो पहले, ठीक है। इट कंप्लाइज विद सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर कोई दूसरी कंडीशन मोदी जी ने बता दी तो उससे भी प्रिस्क्राइब करो। अब आप डिविडेंड के बदले बोनस शेयर नहीं दे सकते हो। आपने बोला डिविडेंड के पैसे नहीं है, चलो बोनस शेयर दे देते हैं, नहीं, आपको बोनस शेयर्स डिविडेंड के बदले इशू नहीं करना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक हमने इसमें क्या क्या देख लिया, हम एनालिसिस के चार्ट के हिसाब से देखें तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, स्वेट इक्विटी देख लिया, बोनस देख लिया, रिडम्पशन देख लिया इसका, ठीक है, कि आपको रिडम्पशन कैसे करना है। कैमरा बंद हो गया। अब आए, थैंक यू टीम। चलो, हमने ये भी देख लिया शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे तो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, यहाँ से भी बोनस गया, स्वेट भी गया। अब हमको देखना है बेसिकली डिबेंचर और राइट इशू। अच्छा, एक बार बायबैक भी देख लेते हैं। बायबैक तो पता ही है सबको, पावर टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी। कंपनी अपने शेयर्स को वापस से परचेज कर सकती है फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या क्या दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शेल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स। आपने सेम काइंड ऑफ शेयर्स अर्लियर इशू करे और उसकी प्रोसीड से आप फिर से उसको बायबैक कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। रिप्लेसमेंट में क्या दे सकते हैं ये देखना है। उसके बाद अगेन क्या क्या कंडीशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अगर आप देखो, ऑथोराइज होना चाहिए एओए से, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना है। बायबैक जो है 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का आप कर सकते हो, एंड फ्री रिजर्व भी इंक्लूड है, मतलब 10% तक के लिए आप जो है कर सकते हो, और उसके लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। buyback of equity share capital should not be more than 25% of paid up equity share capital, मतलब 25% of paid up equity share capital तक का कर सकते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपका। the ratio of the aggregate secured and unsecured debt owned by the company after buyback is not more than twice of the paid up capital plus free reserve। आपका twice नहीं होना चाहिए आपका debt ratio। सेबी की रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी बायबैक किया है तो बायबैक किया, उसके 1 साल तक अब आप बायबैक नहीं कर सकते, 1 साल बाद कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स को सब बताना पड़ेगा, आपको जो भी नोटिस दोगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सब पता होना चाहिए, ठीक है, सारे मटेरियल फैक्ट्स, क्यों जरूरी है बायबैक करना, कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज का बायबैक हो रहा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है कंपनी बायबैक में, और टाइम लिमिट क्या होगी कंप्लीशन की। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, आपको जैसे ही आपने रेजोल्यूशन पास किया 1 साल के अंदर अंदर बायबैक कर दो, ठीक है। बायबैक किससे कर सकते हैं, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, फ्रॉम ओपन मार्केट से ले लो, फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड टू ईसोप और स्वेट इक्विटी, ठीक है। अच्छा, अगर आप बायबैक सिक्योरिटीज का बायबैक हो रहा है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी से भी क्या बोलती है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़ेगी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, 1 ऑफ देम शेल बी मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब कि आप बायबैक कर रहे हो तो आपको सेबी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा। उसमें भी एक जो है वो एमडी होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन में बोलना पड़ेगा
आपको कसम खानी पड़ेगी कि आप 1 साल में इंसॉल्वेंट नहीं होगे, ठीक है। पता चले इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन है और आप बायबैक कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। पोस्ट बायबैक कुछ कंडीशंस हैं, ये आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, गो थ्रू करके आपको समझ आ जाएगी। डिबेंचर्स क्या होता है, what is debentures? Debentures includes debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt. Debenture is equals to debt. कंपनी अगर डेट पे पैसा उठाती है तो उसको बोलते हैं डिबेंचर। देखो, एक होता है इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होता है, मालिक होते हैं। प्रेफरेंस इक्विटी में एक अपर क्लास, कि भाई उनको डिविडेंड भी पहले दिया जाएगा, उनको पैसा भी पहले दिया जाएगा वाइंडिंग अप के टाइम, लेकिन दोनों ही मालिक है कंपनी के। डिबेंचर्स के केस में वो मालिक नहीं है, ठीक है। आपने कर्जा लिया है उनसे, डेट लिया है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस करता है कि भाई कंपनी ने डेट उठाया है उसको डिबेंचर बोलते हैं। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, ठीक है। हो सकता है कुछ गिरवी रखा हो या नहीं रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके दोस्त से 10 लाख रुपए उधार ले रहे हो और वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो है तो वो उधारी। अब वो 10 लाख आपके तो हो नहीं गए, आपने इंटरेस्ट में दिए, ठीक है। आपने 10 लाख लिए उससे कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपने बोला 10 लाख दो, आपको इंटरेस्ट देंगे। आपने ऐसा तो उसको नहीं बोला कि यार 10 लाख दो, मेरे बिजनेस में 20% हिस्सा दे दूंगा। ऐसा होता तो वो प्रेफरेंस या इक्विटी हो जाता, ऐसा नहीं है। आपने उससे 10 लाख रुपए लिए हैं एज उधार, ठीक है। अब हो सकता है या तो वो आपको इंटरेस्ट पे दे दे, या तो वो आपको बोल दे कि एक काम करो, 10 लाख रुपए दो, उसके बदले कोई जमीन मेरे पास गिरवी रख लो। अब दोनों ही केस में है तो उधार, उसको कुछ गिरवी दें या ना दें, तो यहाँ पे वही बोला गया है। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शिल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर। इंस्ट्रूमेंट्स जो रेफर किए हैं चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है, जो भी आरबीआई एक्ट में बताया गया है वो आपके डिबेंचर नहीं है। सच अदर इंस्ट्रूमेंट जो प्रिस्क्राइब करे हैं मोदी जी ने, वो भी आपके डिबेंचर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब जो डिबेंचर है, अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, इनको भी कन्वर्ट होने का ऑप्शन दिया जाता है कि यार कल को अब आप आपके दोस्त को 10 लाख रुपए नहीं दे पा रहे हो और आपको लग रहा है कि क्या पता मैं इतने टाइम में इतना जल्दी इतना कमा पाऊंगा कि नहीं, तो आपने उसको ऑप्शन दिया कन्वर्ट का कि भाई तुझे कभी भी फ्यूचर में लगे ना तो 20-30% मेरे बिजनेस का तुम ले लेना, तो 30% की ओनरशिप आपकी भी हो जाएगी, या 51% की ओनरशिप ले लेना है, 50% की ओनरशिप ले लेना। तो कन्वर्टेबल मतलब के कन्वर्ट होने का ऑप्शन दिया जाता है डिबेंचर्स को। प्रोवाइडेड दैट द इशू ऑफ डिबेंचर शेल with an option to convert shall be approved by special resolution passed at the general meeting। सही बात है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं आपको उनसे पूछना पड़ेगा ना पहले कि भाई मैं इन डिबेंचर्स को बाद में मेंबर्स बना सकता हूँ, तो उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, उनकी रजामंदी भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो बिजनेस कर रहे थे 10 लाख उधार लिए, आपका कोई और भी पार्टनर है तो आपको उससे पूछना पड़ेगा ना भाई इसको 20% दे दें क्या, है ना, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। A company shall not issue any debenture carrying any voting right। डिबेंचर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है। Secure debenture may be issued by a company subject to such condition and terms as may be prescribed। Secure debentures भी हो सकते हैं। अब इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स आप अप टू 30 ईयर्स तक कर सकते हो, लेकिन 10 साल तक। ये जो 30 ईयर है सर्टन केसेस में होता है, आप स्टैंडर्ड जो टेन्योर है वो 10 साल है, मैक्स टू मैक्स 30 ईयर्स। अगर कंपनीज इन्वॉल्व है, अगेन इंफ्रा फाइनेंस, इंफ्रा डेट कंपनी अप्रूव्ड बाय मोदी जी आरबीआई, तो इन कंपनीज में जो है, यार सीधी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्यादा टाइम भी तो लग सकता है, तो उनको हमने जो है ज्यादा टाइम दे दिया, 10 साल की जगह उनका 30 साल कर दिया। सिक्योरिटीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय क्रिएटिंग चार्ज और मॉर्गेज ऑन स्पेसिफाइड मूवेबल एसेट, स्पेसिफाइड इमूवेबल एसेट और इंटरेस्ट देयरिंग, ठीक है। आप कुछ गिरवी भी उनसे आपसे ले सकते हैं, या तो कोई मूवेबल एसेट ले ली या कोई इमूवेबल एसेट ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ। एसेट वैल्यू शेल बी सफिशिएंट फॉर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट भी, जो आपने गिरवी रखा है वो अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों सफिशिएंट होना चाहिए। फॉर एनबीएफसी चार्ज और मॉर्गेज कैन ओनली बी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो उसके लिए सिर्फ मूवेबल, मैंने क्या बोला यहाँ इमूवेबल या मूवेबल चलेगी, यहाँ पे बोला भाई मूवेबल ही होनी चाहिए एनबीएफसी के केस में, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें मोदी जी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है आर एग्जाम फ्रॉम सर्टन चार्ज क्रिएशन रिक्वायरमेंट्स, भाई उन्होंने अपनी कंपनी को पहले ही सिक्योर कर दिया क्योंकि उनकी गारंटी दी हुई है, ठीक है।
डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाएगा बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर डिबेंचर्स एंड एग्जीक्यूटेड डिबेंचर ट्रस्टी डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट thereon and not later than 60 days after allotment of डिबेंचर। एक डिबेंचर ट्रस्टी को जो है अपॉइंट किया जाएगा कि भाई डिबेंचर होल्डर्स के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो डिबेंचर ट्रस्टी डीड होगी शेल बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म SH12 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर विद इन 3 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू ऑफ ऑफर। 3 महीने के अंदर अंदर वो जो इशू और ऑफर है आपको उसके 3 महीने के अंदर अंदर इसको जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी बनाते हैं। अ कंपनी क्रिएट करती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। DRR आपको बनाना पड़ेगा। अब ये जो है उसका अमाउंट जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब आप एक बार रीड कर लोगे तो भी चलेगा। ये सेक्शन हमने अभी चैप्टर 3 में भी देखा था कि भाई एज पर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1C ये क्या होता है, अगर आप 100% पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोरोइंग जो है इनसे ज्यादा परसेंटेज में ले रहे हो तो आपको जो है एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कनेक्टिंग ब्रिज दिया हुआ है कि ये सेक्शन क्या बोलता है। ठीक है, अगर कंपनी मनी बोरो कर रही है और वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने पहले भी रिवीजन में देखा था। ओके, तो ये हो गया हमारा डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी डन, एक्सपेक्टेड में है ये कि आ सकता है, डिवेंचर्स डन। अच्छा, डिवेंचर्स और शेयर्स का जो है क्या आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर, क्या बोला, आप डेट ले रहे हो, वो ओनर्स नहीं है, उनको वोटिंग राइट नहीं है, वो सिक्योर्ड है, कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। शेयर्स का क्या है, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस आता है, इक्विटी को लास्ट में रखा जाता है, इनको डिविडेंड मिले इंटरेस्ट मिले बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस को तो डिविडेंड मिल जाता है, वाइंडिंग अप के टाइम उनको प्रेफरेंस दी जाती है, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हमारा और क्या बच रहा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, राइट इशू। ओके, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहां से जो आपको देखने को मिल सकता है दैट इज राइट इशू। ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के पहले देखने के लिए। वेयर इज द राइट इशू, बोनस हो गया, ऐसे आपको इंग्लिश कॉर्नर्स भी दिए हुए हैं जहां जहां पर आपको लगता है कि कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये उन एक्सप्लेनेशन का इंग्लिश फॉर्म है जो देख के आप समझ सकते हैं। ओके ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गया, ये आप जरूर देख लेना। अच्छा, ये जो मैंने आपको अमेंडमेंट बताया स्वेट इक्विटी शेयर में कि भाई 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का अलाउड है, ये सिर्फ आपको स्टार्टअप के केस में अलाउड है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ स्टार्टअप के केस में अलाउड है। ये सेक्शंस इतने ज्यादा खास नहीं है इसलिए यहाँ पे इनकी समरी दे दी है मैंने नोट्स में। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड जहां भी लिखे हुए हैं आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है।
अच्छा ठीक है, राइट इशू यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको इसको ऐसे बता देती हूँ कि व्हाट इज राइट इशू। देखो राइट इशू क्या होता है, सिंपल। राइट इशू जो है ये होता है जब कंपनी, एक कंपनी है, उसने शेयर्स को इशू करा मार्केट में, ठीक है, समझो 2023 में करा। नाउ कंपनी को लग रहा है अब हम और प्रोजेक्ट्स को जो है अपने हाथ में ले रहे हैं और हमको और पैसे चाहिए, तो कंपनी ने 2025 में आकर क्या करा, फिर से शेयर्स को इशू करा। जाहिर सी बात है अब ये जो है ये एक फ्रेश इशू है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, ये एक राइट दे देती है। अब ये क्या हुए, हमारे ओल्ड मेंबर्स हो गए कंपनी के, ठीक है, ये तो पुराने मेंबर्स हैं कंपनी के, और ये जिनको मिलेगा ये नए मेंबर्स होंगे जो पैसे देंगे कंपनी को, ठीक है, अपने सेकेंड इशू में। अब यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है कि भाई ये जो शेयर्स हैं कंपनी सबसे पहले राइट देगी अपने पुराने मेंबर्स को ये शेयर्स खरीदने पर, या तो फिर डिस्काउंट में या तो फिर सेम ही कंसिडरेशन में, लेकिन पहला राइट इनके पास आएगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप ही खरीद लो, ठीक है, हम नए मेंबर्स को अंदर आने ही नहीं देंगे, आप ही खरीद लो, और यही मौका है ये खरीद के अपनी ओनरशिप को और बढ़ा दो कंपनी में। तो ये है राइट इशू का फंडा कि भाई जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं नए इशू आने से पहले उनको पहले उनको पहले हक दिया जाता है कि भाई आप जो है आप डिस्काउंट पे ये शेयर्स को ले सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड राइट इशू, जिसके लिए एक प्रोसीजर दी हुई है कि कंपनी भाई एओए में होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। और ये है हमारा राइट इशू, इसका मीनिंग भी लिखने के लिए आपको आ सकता है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स क्या, ये ऐसा होता है कि भाई एक तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होता है कि भाई आपको उनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर इस महीने डिविडेंड नहीं दिया, कभी भी आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो आपको पूरा क्यूमुलेटिव करके उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, जिनको डिविडेंड देना इज नॉट कंपल्सरी। तो इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आ सकते हैं, जो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। अगर आप ये भी कर लो तो सिर्फ इतने ही टॉपिक्स कर लो। अच्छा, बाकी भी देखना जरूरी है क्योंकि आईसीआई बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकता है, तो आप सिर्फ बाकी गो थ्रू कर लेना, लेकिन इन चीजों को, इन टॉपिक्स को, क्योंकि ऑलरेडी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एनालिसिस ही दे दिया आपको, पूरे एनालिसिस से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। रिविजन हम थोड़ा फास्ट करें क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंप्लीट भी करना है कोर्स को। 4 से 6 मार्क्स मान के चलो। अगर स्टार्टअप वाला अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट आया, तो या तो केस स्टडी बेस्ड आएगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको सिर्फ इतना लिखने के 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट को देख के जरूर जाना। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में, लॉ के एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।